हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम फोटोसिंथेसिस की क्लास 10th बेस्ड बायो की वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन करता है, ये सब डिस्कस करेंगे। मैं शिप्रा अग्रवाल और मेरे चैनल का नाम अमेजिंग साइंस। यूट्यूब पर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis is the reaction in which carbon dioxide plant consume carbon dioxide and in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of water form food for other organism. Oxygen is releasing out in this reaction in the form of byproduct and some molecules of water are also releases in photosynthesis. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस हमारा क्या हो गया? सिंथेसाइजेस द रिएक्शन इन विच ऑल ग्रीन्स आर एबल टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ओके, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं. दीज आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक. और जितने भी एनिमल्स हैं एक्सेप्ट यूग्लिना अपना सारा का सारा फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं. जो हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं वो भी अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन उनमें कीमोसिंथेसिस होती है, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है. वो ऑर्गेनिज्म जो ग्रीन कलर के होते हैं, जिनमें केवल क्लोरोप्लास्ट होता है, वही फोटोसिंथेसिस करते हैं. ठीक है, चलिए अब हम फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है. व्हाई इज फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. बिकॉज हमारा जो भी फूड है वो सारा का सारा किसके ऊपर बेस्ड है? फोटोसिंथेसिस के ऊपर ही बेस्ड है. अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो वो फूड नहीं बनाएंगे और हम फूड नहीं खाएंगे. हम मीन्स जो फर्स्ट कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं. और फिर उनको खाने वाले कौन है? कार्निवोर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना. और फिर जो दोनों को खाने वाले हैं ओमनीवोर्स हैं. तो सारे के सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के लिए. तो यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है? नंबर 1 हो गया फूड के लिए. अगर हमें अपना फूड लेना है तो उसके लिए प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करनी ही होगी, ताकि वो हमारे लिए फूड बना सके और उसे हम कंज्यूम कर सके. हम मीन्स सारे जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द नेचर. ठीक है, ओके. और सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? ऑक्सीजन. भाई दो ही तो प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे. वाटर तो इसमें टेकन है, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं. अभी मैं बताऊंगी जब रिएक्शन पढ़ाऊंगी कि इसका क्या फंडा है, 12 लेके 6 कैसे निकल रहे हैं. अभी हमें इन दोनों पर ही फोकस करना है. ठीक है, ये ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, फिर डिफरेंट फॉर्म्स में से स्टोर करते हैं. और ये आपकी ऑक्सीजन है, दिस इज ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन आपकी बाय प्रोडक्ट के रूप में फोटोसिंथेसिस में निकलती है और उसे हम अपनी ब्रीथिंग के लिए जरूर इस्तेमाल करते हैं. और ब्रीथिंग इज नेसेसरी फॉर अस टू लिव. हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ब्रीथ करना पड़ेगा. और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करेंगे, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगी तो हम मर जाएंगे. ओके, हमारी डेथ हो जाएगी. तो ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए दूसरा क्या? सबसे पहला इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट है जो हमें लेना पड़ता है. सपोर्टिंग जो गैस है हमारी लाइफ की वो कौन है? ऑक्सीजन है. और हम ऑक्सीजन के बिना 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं. जो योगा करते हैं वो भी बस 30-35 सेकंड्स तक ही अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट इनहेलिंग द ऑक्सीजन, बट इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे. इसलिए ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कंपाउंड है या फिर जो भी बेसिक नीड है वो कौन है? ऑक्सीजन है. हम खाने के बिना रह सकते हैं, 30-40 दिन तक हम उपवास पर खाने के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना भी हम रह सकते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम और योगा करके, जिसमें कि हम एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को वाटर को खींच सकते हैं, है ना. लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी सेल्स डेड होने लग जाएंगी. इसलिए हमारी दो बेसिक नीड्स हैं जो फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करती हैं, एक तो फूड और एक ऑक्सीजन. और दोनों ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और जरूरी है. नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक जो फोटोसिंथेसिस है. देखिए, दो चीजों की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है.
क्लोरोफिल और सनलाइट। तो हम सबसे पहले क्लोरोफिल की बात करेंगे, क्लोरोफिल के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो हमारा टॉपिक है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम वाइटल पिगमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल इज ऑल्सो नोन एज वाइटल पिगमेंट ऑफ प्लांट या फिर वाइटल प्लांट पिगमेंट। ठीक है, ओके। क्यों है ये वाइटल प्लांट पिगमेंट? क्योंकि इसी के प्रेजेंस में तो हमारी फोटोसिंथेसिस हो रही है। अगर ये ना हो तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। और क्लोरोफिल आपका किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है ये प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट हमारे कहाँ होते हैं? सेल ऑर्गेनेली के फॉर्म में सेल में पाए जाते हैं ये। इसका अपना डीएनए भी होता है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एक ऐसा ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के बाद ये भी एक ऐसा ऑर्गन है जिसका अपना डीएनए होता है। कहाँ पाया जाता है ये? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम इसको वाइटल प्लांट पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जो क्लोरोप्लास्ट है हमारे, जो क्लोरोफिल है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो क्लोरो और प्लस फिल। क्लोरो का मतलब आपका होता है ग्रीन और फिल का मतलब होता है लीफ। ओके, कहाँ प्रेजेंट होता है ये? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अब उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देखिए, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। कैसे भी आप इसको, मैंने आपको बायो के पहले ही डायग्राम में बता रखा है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम बुक के डायग्राम ही कॉपी करें। ठीक है, हम अपने डायग्राम भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, बस वो वेरीफाइड होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अपने पास से ही आपको ये क्लोरोप्लास्ट का सबसे इजीएस्ट डायग्राम दे रही हूँ। ठीक है, ओके। तो हमारे जो मेन सोर्स है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, जिनकी प्रेजेंस में होती है, जिनके बिना फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है, वो क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। और क्लोरोफिल हमारे कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। देखिए, ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, ओवल बॉडीज होती हैं। ठीक है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ये पूरा आपका एक ग्रेनम कहलाता है, ग्रेनम। और कई सारे मिलकर आपके ग्रेना कहलाते हैं, ग्रेना। ठीक है, ये ग्रेनम जो होते हैं वो क्या होते हैं? पाइल ऑफ थाइलकॉइड्स, पाइल ऑफ थाइलकॉइड्स। ठीक है, थाइलकॉइड्स के ढेर होते हैं। थाइलकॉइड क्या होता है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये आपके क्लोरोफिल के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका वन थाइलकॉइड है, दिस इज योर वन थाइलकॉइड। और जब ऐसे बहुत सारे थाइलकॉइड आपके पाइल के रूप में होते हैं तो उस एक ढेर को, एक पाइल को ग्रेनम कहते हैं। बहुत सारे ग्रेनम को ग्रेना कहते हैं। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? फ्लैटेंड सैक्स, फ्लैटेंड सैक। ठीक है, ये होते हैं आपके कॉइन के आकार के होते हैं। ठीक है, ओके। और ये एक दूसरे से इस तरह से बाइंड होते हैं, एक दूसरे से बाइंड होते हैं। इनको हम, जिससे ये जुड़े होते हैं आपस में, लैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमिली, या फिर फ्रेट कहते हैं, फ्रेट, फ्रेट, FRET, फ्रेट, फ्रेट कहते हैं। इंटरकनेक्टिंग बार्स होते हैं ये, दीज आर नोन एज इंटरकनेक्टिंग बार्स, इंटरकनेक्टिंग बार्स। ओके, इंटरकनेक्टिंग बार्स। और इनमें जो सेमी लिक्विड पाया जाता है, जो इनके अंदर
सेमी लिक्विड पाया जाता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, ग्राउंड फ्लूइड, स्ट्रोमा, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा, एंड ये होता है आपका ग्राउंड फ्लूइड, ग्राउंड फ्लूइड। ओके, क्लियर? स्ट्रक्चर आपको अच्छे से इसका समझ में आ गया है पूरा ड्रॉ? तो अब हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। क्लोरोप्लास्ट आर माइन्यूट ओवल बॉडीज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन एंड देयर इंटीरियर कंटेन्स क्लोजली पैक्ड फ्लैटेंड सैक्स known as thylakoids arranged in phylum, and each pile is known as granum. The group of granum is called grana. Lying in a colorless ground substance called stroma. Stroma कहते हैं. Okay. Ordinarily there may be 40 to 50 chloroplast in a cell. एक सेल में जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है वो कितना होता है? 40 to 50. There are 40 to 50 chloroplasts are present in one cell. Okay. The pigment chlorophyll, chlorophyll जो pigment है which is present in thylakoid, थाइलकॉइड, वॉल्स ऑफ थाइलकॉइड्स में होता है ये, देखिए मैंने वॉल में ही बनाया है इसको, ठीक है। जो क्लोरोफिल है इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। किस किस से मिलकर बना है आपका क्लोरोफिल? क्लोरोफिल के कंपोजिशन में कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं? कार्बन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन H से, नाइट्रोजन N से, ऑक्सीजन O से और मैग्नीशियम Mg, इनसे इसका कंपोजिशन होता है क्लोरोफिल का। क्लोरोप्लास्ट आर मेनली कंटेन्ड इन द मीसोफिल सेल्स। लीफ में जो मीसोफिल टिश्यूज होते हैं, ये एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, बाहर वाली लेयर आपकी क्यूटिकल, उसके बाद आपकी ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पैलिसेड पैरेन्काइमा। ओके, तो इनमें ये प्रेजेंट होता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा, क्योंकि जो लीव्स होती हैं वो हमारी ग्रीन कलर की होती हैं, इसी वजह से हमारी क्लोरोफिल, क्योंकि ग्रीन कलर का पिगमेंट है, उसी वजह से हमारे मेसोफिल टिश्यू का कलर ग्रीन होता है। दैट्स वाई कि लीफ का जो कलर होता है वो भी आपका ग्रीन होता है। ओके, तो ये आपके पैलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी सेल्स में, लीव्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये गार्ड सेल में भी होते हैं, जो स्टोमा, स्टोमेटा पढ़ चुके हो आप। स्टोमा, नॉट स्ट्रोमा, स्ट्रोमा तो इसका जो ग्राउंड फ्लूइड है वो है स्टोमा। ओके, गार्ड सेल याद आया कुछ? गार्ड सेल्स इस तरह से होती हैं, बीन शेप्ड, और इसकी एसेसरी सेल्स होती हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल्स। यहाँ पर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये इसकी ओपनिंग है। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? ठीक है, तो इसमें भी ये प्रेजेंट होता है। ओके, 500,000 तक, यानी कि 5 × 10⁵ 5, 5 × 10⁵ इतने क्लोरोप्लास्ट पर स्क्वायर mm होते हैं लीफ में। मैंने पहले भी ये अपने स्टोमेटा वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरा स्टोमेटा वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले वो मेरा स्टोमेटा वाला वीडियो देख लें, उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से लीफ वगैरह का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो उससे देखकर तभी ये फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो देखें, ठीक है। ओके, तो ये हमारे 5 × 10⁵ क्लोरोप्लास्ट पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ सरफेस में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, क्लोरोफिल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B। 2 तरह के क्लोरोफिल्स लीव्स में पाए जाते हैं और बहुत अबंडेंटली पाए जाते हैं ये, ठीक है। ये क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब्स लाइट और लाइट एट बोथ एंड्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, ब्लू और रेड लाइट दोनों के दोनों एब्जॉर्ब करते हैं।
कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? ब्लू एंड रेड, ब्लू और रेड। और सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस में होता है? रेड में। रेड लाइट की प्रेजेंस में सबसे ज्यादा होता है। ग्रीन को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए ग्रीन दिखाई देते हैं। और ग्रीन में बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ग्रीन कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखें। और इसी वजह से जो क्लोरोफिल है हमारा, वो हमें ग्रीन दिखाई देता है। The absorbed blue and red lights are most effective for photosynthesis. Okay? अगर बहुत सारी लाइट क्लोरोफिल के ऊपर पड़ जाती है तो इट कैन डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल, यानी कि लाइट की अमाउंट भी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस होगी। और कौन सी लाइट की प्रेजेंस में होगी? मैंने अभी बताया ब्लू और रेड। रेड में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और ग्रीन कलर में सबसे कम या फिर जीरो फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, एक एक नंबर में क्वेश्चन बनते हैं ये सब, इसीलिए इन पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। Chlorophyll is highly sensitive to light, so too much light may destroy it. The formation of chlorophyll itself depends on the exposure of the plant to light. Okay? जो ग्रास होती हैं शेड में जो उगती हैं अंडर स्टोन, वो येलोइश कलर की हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें न्यू क्लोरोफिल फॉर्मेशन होती ही नहीं है। ठीक है। और जो आपकी ग्रासलैंड में होती हैं, मैदान में होती है, ब्राइट ग्रीन कलर की होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल की फॉर्मेशन लगातार होती रहती है, न्यूली क्लोरोफिल उनमें बनता रहता है। ठीक है, ओके। तो आज जो है हम अपना इसमें क्लोरोप्लास्ट ही आपके लिए रखेंगे, और थोड़ा सा मैं आपको स्टोमेटा के बारे में यहाँ पर दोबारा से बताऊंगी। वैसे हालांकि मैं स्टोमेटा पर बेस्ड वीडियो बना चुकी हूँ, तो मेरी वो वाली वीडियो प्लीज आप जरूर देखें, उसमें मैं स्टोमेटा के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा स्टोमेटा समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो जो हमारी रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग फॉर लेटिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू हमारी लीव्स में आती है? ये तो अपर एपिडर्मिस है, उसके बाद पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होते हैं आपके। ओके, और फिर ये आपकी लोअर एपिडर्मिस और यहाँ पे लोअर क्यूटिकल। इसमें जो लोअर एपिडर्मिस है यहीं पर जगह जगह आपके ये स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, पिट्स में प्रेजेंट होते हैं ये। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, डिटेल में हमें स्टोमेटा की फंक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज द रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग फॉर लेटिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो जो स्टोमेटा होता है हमारा, अभी मैंने आपको थोड़ा सा रफ डायग्राम में बताया भी था कि ये गार्ड सेल्स होती हैं, दीज आर गार्ड सेल्स, और ये आपका स्टोमेटल ओपनिंग होती है, स्टोमेटल पोर बोलते हैं। इसके चारों ओर ये एपिडर्मल सेल्स होती हैं। ओके, एपिडर्मल सेल्स, इनमें आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ये इसमें न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पर आपके क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये क्लोरोप्लास्ट है और इनके अंदर आपके क्लोरोफिल होते हैं। ये भी आपके डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अच्छे से आपको ये क्लियर हो रहा होगा इसका स्ट्रक्चर। अब ये हमारा इस टाइम पर जो ये आपका पोर है ये क्लोज हैगा। अगर हम इसको ओपन वाली पोजीशन शो करना चाहते हैं तो ये हमें समथिंग लाइक दैट इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, पूरा गार्ड सेल का स्ट्रक्चर, और ये ओपन करके आपको इस तरह से शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी ओपन वाली पोजीशन है, और ये आपकी गार्ड सेल की जो ओपनिंग है, स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमेटल पोर है, ये आपका यहाँ पर क्लोज है और ये आपका ओपन है, ओपन, और ये आपका क्लोज्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये दोबारा ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, इसी से हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है। तो स्टोमेटा आर माइन्यूट ओपनिंग अकरिंग इन लार्ज नंबर ऑन द लोअर सरफेस। कहाँ पर होती हैं? लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, जो हमारी लीफ की लोअर सरफेस है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं।
कौन? स्टोमेटा। बहुत सारों को स्टोमेटा और एक को स्टोमा बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेन फंक्शन है स्टोमेटा का वो क्या है? इज टू लेट इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने के लिए जो स्पेस होता है वो हमारा स्टोमेटल पोर ही होता है। स्टोमेटल पोर के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अंदर आती है और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है। When it is dark, they tend to close their opening so that water loss is minimized from the leaves through transpiration. Okay, in this position you will see then the stomata जब closing होती है, okay, और when there is light as after sunlight they reopen to allow CO2 to diffuse in. Transpiration occur along with photosynthesis. Due to this process, one can say that transpiration is the price which the plant pays for photosynthesis. क्या बोला मैंने? ट्रांसपायरेशन, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नोट कर लीजिएगा। ट्रांसपायरेशन इज द प्राइस, यानी कि हमारा जो ट्रांसपायरेशन है वो कीमत है, कीमत है विच द प्लांट, कौन चुकाता है? जो प्लांट, किसके लिए? पेज फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो प्लांट को कीमत चुकानी पड़ती है वो कौन सी है? ट्रांसपायरेशन प्रोसेस है। ओके, द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा आर ऑन अकाउंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। दे हैव अ थिक सेल वॉल फेसिंग द ओपनिंग and thin outer wall on the opposite side. Their cytoplasm contain chloroplast. ये देखो यहाँ पर ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बना रखे हैं। ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके क्लोरोफिल। ओके, और ये आपकी स्टोमेटा की जो ओपनिंग है, स्टोमेटल पोर। ओके, समझ में आ रहा है? अब जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है उसमें दो प्रोसेस होती हैं हमारी, दोनों प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। नंबर 1 पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, ठीक है, और जो अभी मॉडर्न थ्योरी या रिसेंट थ्योरी के नाम से फेमस है, और दूसरा है हमारा शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, ओल्ड थ्योरी के नाम से फेमस। नाउ वी विल स्टार्ट द function of stomata. There are two theories, okay, which are given for the opening and closing of stomata. जो closing और opening है आपकी stomata की, वो दो तरीके से बेस है आपकी, दो उस पे बेस है, दो थ्योरीज पर बेस है। ओके, तो मैं ये वाला आपका यहाँ से रब कर रही हूँ, इसी में मैं आपको एक में ही अच्छे से क्लियर कर दूंगी। ओके, तो नंबर 1 जो थ्योरी है हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरी, वो क्या है? पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, जो हमारी रिसेंट या मॉडर्न थ्योरी भी है। ओके, और सेकंड थ्योरी जो हमारी हैगी वो है शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, और ये जो शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी है आपकी, ये ओल्ड थ्योरी है, दिस इज ओल्ड थ्योरी, अब नहीं ये चलती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी में क्या बताया गया था कि जो ड्यूरिंग द डे टाइम, ध्यान से सुनिएगा, ड्यूरिंग द डे टाइम द गार्ड सेल्स बिगिन फोटोसिंथेसिस। जो आपकी ये है डी सेल्स, गार्ड सेल्स, वो आपकी फोटोसिंथेसिस करना शुरू करती हैं और शुगर प्रोड्यूस करती हैं। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? शुगर या ग्लूकोज, है ना। और ये जो शुगर का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जो फोटोसिंथेसिस में
आपके प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग द डे टाइम, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया है आपका, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर ड्रॉ करता है वाटर फ्रॉम द एडजॉइनिंग सेल्स। जो ये एडजॉइनिंग सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं आपकी, इनमें से वाटर को ड्रॉ करता है, खींचता है एंडोस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। एंडोस्मोसिस की प्रोसेस होती है, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें कि जो वाटर प्रेजेंट है यहाँ पर एपिडर्मल सेल्स में, एक्सेसरी सेल्स में, वो कहाँ चला जाता है, गार्ड सेल में चला जाता है। गार्ड सेल उनको ड्रॉ करती हैं, तो ये इससे पानी जाने से क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, टर्जिड एंड बल्जिंग। बल्जिंग, फूल जाएंगी और टाइट हो जाएंगी। ओके, ठीक है, ड्यू टू देयर थिनर आउटर वॉल। इस आउटर वॉल की वजह से, ये जो आउटर वॉल है आपकी, इसकी नेचर थिन होती है, थिनर आउटर वॉल की वजह से। ओके, तो इससे क्या होगा, जो स्टोमेटल ओपनिंग है आपकी, जब ये इधर से टर्जिड होंगी, तो ये ऐसे जस्ट लाइक दैट, इस तरह से आपके ओपन हो जाएगा ये वाला पोर। और ये देखो टर्जिड पोजीशन और बल्जिंग पोजीशन मैंने आपको यहाँ पर शो करने की कोशिश की है, जब ये यहाँ से वाटर ड्रॉ कर लेंगी बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपकी ओल्ड थ्योरी है, ठीक है, अब ये मान्य नहीं है। और जैसे ही ये ओपन हुआ तो क्या हुआ, आपकी CO2 इन और जो ऑक्सीजन बनी है वो आउट। ओके, और CO2 जब अंदर आएगी तो वो फोटोसिंथेसिस की नीड को फुलफिल करेगी और ट्रांसपायरेशन भी होना शुरू हो जाएगा। ओल्ड थ्योरी समझ में आ गई अच्छे से, शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। अब हम पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी ये है, मैं दोबारा से ही आपको बताऊंगी इस थ्योरी को लेकर, पूरा का पूरा डायग्राम भी दोबारा से ही बनाऊंगी, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। अब दूसरी थ्योरी मैंने क्या बताई है, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं हम इसको, रिसेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो इसके अनुसार पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग, ओके, क्या होता है, जो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, द स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, डिपेंड ऑन द जनरेशन ऑफ पोटेशियम आयन ग्रेडियंट। वहां पर तो शुगर और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट किया था, यहाँ पर पोटेशियम आयन ग्रेडियंट से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। किससे रिलेट कर रहे हैं, पोटेशियम आयन ग्रेडियंट से रिलेट कर रहे हैं हम, इसीलिए इस थ्योरी को पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी कहते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन गार्ड सेल, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूं इसीलिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसाइज, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करने पर एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ने से ये जो एटीपी है, दिस एटीपी इज यूज्ड टू एक्टिवली पंप करती है, किसको, पोटेशियम आयंस को, कहां से,
एडजेसेंट सेल से, ऑफ एडजेसेंट सेल्स कहां पर, टू द गार्ड सेल। समझ में आ रहा है, मेन पॉइंट यही है आपका। ओके, जो आपका ये गार्ड सेल्स हैं, यहाँ पर एसेसरी जो सेल थी, एपिडर्मल सेल थी, उनसे पोटेशियम आयन को एटीपी अंदर की तरफ एक्टिवली पंप आउट करती हैं, जिससे गार्ड सेल में पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, और ये पोटेशियम आयन इंक्रीज होने से, ठीक है, जो पानी है इनमें एडजेसेंट सेल्स के अंदर, वो सारा कहाँ आ जाता है, गार्ड सेल में। गार्ड सेल्स ड्रॉज वाटर, वहां पर तो शुगर वाली थ्योरी थी, यहाँ पे पोटेशियम आयन वाली थ्योरी है। तो मोर वाटर फ्रॉम द एडजेसेंट सेल्स इज ड्रॉन इन एंड द सेल्स बिकम मोर टर्जिड। फिर वही पोजीशन आ जाती है, मोर टर्जिड हो जाती हैं और टर्जिड, और ये आपका ओपन हो जाता है पोर। पोर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और ओपन होने की वजह से, ठीक है, आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, अंदर, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। अब रात में क्या होता है, नाइट में इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल रिवर्स हैपन्स। क्या होता है उल्टा, जो पोटेशियम आयंस थे आपके, वो लीक आउट बाहर चले जाते हैं, थस रिड्यूसिंग द टर्जिडिटी एंड बल्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, और जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्लोज। अच्छे से समझ में आ गया, लूज टर्जिडिटी कब, नाइट में, इन नाइट। पूरा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इफ फॉर any reason the water content of the leaf is falling short, the water is drawn out of the guard cell due to exosmosis, making it flaccid हो जाती हैं, ये इस तरह से पिचक जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं, ठीक है, फ्लैसिड पोजीशन में आ जाती हैं रात को। और इनकी जो इनर थिक वॉल है, वहां पर तो थिन आउटर वॉल का फंक्शन था, इनर थिक वॉल इनको क्लोज करने में, स्ट्रेथन करने में स्टोमेटा को योगदान करती है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब हमारा प्रोसेस ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो काफी लंबा है, तो मैं आपका वो एक अलग वीडियो में डालूंगी। इस वाली वीडियो में मेनली हमने क्या पढ़ा, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फिर हमने फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, बहुत डिटेल में दोनों थ्योरीज जानी है, ठीक है। जो मेरी फोटोसिंथेसिस की फंक्शन वाली, वर्किंग वाली वीडियो है, वो मैं आपको अलग से दूंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय। चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके, बाय।